राय साहब, और मैं आपसे, आपको पता है, मैं आपको कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के रूप में नहीं, मैं आपको एक एक सीनियर पर्सन जो हु अंडरस्टैंड दिस, आपको लगता है कि जो स्टेप लिए गए हैं पर्याप्त हैं, जो विचारधारा आरएसएस से आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए, या आपके पास बेहतर लोग थे जिनका अभी इस्तेमाल आप बेहतर ढंग से कर सकते थे? डॉक्टर राय। आनंद जी, मैं व्यक्तिगत रूप से जो बात कह रहा हूँ वो व्यक्तिगत रूप से मेरी है। पहली बात तो मेरा मानना यह है कि अध्यक्ष जो भी हो उसको फुल पावर रहनी चाहिए। जो भी प्रदेश अध्यक्ष हो उसको पूरी पावर दीजिए, वो जो करना चाहे करे, संगठन जैसे बनाना चाहे बनाए, जो कार्यक्रम चलाना चाहे चलाए। वो आपको जो सुझाव दे कि आप लोग कौन कौन सहयोग करिए, कौन कौन हमारे प्रदेश में आइए, वो लोग वहां जाए, मदद करें, और वही जवाबदेह हो। उसको आपने जो भी 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम दिया है, उसके बाद वो जवाबदेह हो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि 50 साल से ऊपर की राजनीतिक जिंदगी के बाद जो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है। कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, बीजेपी में भी सिस्टम है, वहां पर भी प्रभारी लोग होते हैं, कांग्रेस में भी प्रभारी लोग होते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां तमाम चुनाव जीत रही हैं उनमें कोई प्रभारी नहीं होता है। उसमें वन मैन शो है, वही चुनाव जीत लेते हैं, वही काम कर लेते हैं, तुरंत निर्णय कर लेते हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है जिसमें आमतौर पर फैसले लेने में बहुत देरी होती है, और जो मैं लगातार देख रहा हूँ, और फैसले लेने की जो देरी होती है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान करती है। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं, इनमें से भूपेश बघेल की नियुक्ति निश्चित तौर पर बहुत अच्छी नियुक्ति है, और आपने कहा कि उनको बिहार भेजना चाहिए था, लेकिन वो ठीक कहा हमारे एक साथी ने कि पंजाब में कुछ नए डेवलपमेंट हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। ऐसे में भूपेश बघेल का पंजाब में जाना तत्कालिक तौर पर, अगर वहां महीने 2 महीने 3 4 महीने में कोई डेवलपमेंट होने हैं, तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल की वहां पर बड़ी भूमिका हो सकती है। नासिर हुसैन कर्नाटक से आते हैं, वो लगातार सचिव बहुत दिन से और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अटैच सचिव थे। अभी उनको प्रमोट करके राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। नासिर हुसैन से मेरी एक ही मुलाकात है, जब खड़गे साहब यहाँ आए थे लखनऊ में, उस वक्त वो आए थे। लेकिन मैंने उनके अंदर भी देखा कि बहुत ही विनम्रता, लोगों के साथ बातचीत करने की क्षमता, और लोगों को अपने साथ ले चलने की क्षमता, ये सब मैंने उनके अंदर देखा। कश्मीर भी बड़ा क्रूशियल स्टेट है। चंडीगढ़ तो खैर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अपना एक मतलब होता है। उनको वहां भाई भेजा। साहब वो चंडीगढ़ के नहीं, भाई साहब वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के हैं, चंडीगढ़ के लिए रजनी पाटिल जी हैं। अच्छा, रजनी पाटिल की है। अच्छा, जी लद्दाख के जी हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के जी। हैं, ठीक है। तो नासिर हुसैन साहब जो है उनका और बेहतर बड़े प्रदेश में भी उपयोग हो सकता है, लेकिन कुछ सोच करके ही वहां कश्मीर उनको भेजा गया होगा। बाकी आपने कई सारे नाम लिए, और वो सारे नाम निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी नाम हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं। ये जो प्रभारी सिस्टम है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिस्टम बना हुआ है। एक दिल्ली से प्रभारी होगा, और वो दिल्ली और प्रदेश के बीच में एक पुल का काम करेगा। वो दिल्ली का निर्देश को ला करके प्रदेश में लागू करने की कोशिश करेगा। वो अपना जो उसका अनुभव है, उस अनुभव को प्रदेश अध्यक्ष के साथ बांट करके और एक सहयोगी की तरह काम करेगा। तो इस तरह से वहां पर फैसले होते हैं। होता क्या है कि जब कोई पार्टी हार रही होती है, उसके सारे निर्णयों में हम लोग गलती ढूंढते हैं, और जब जीत रही होती है तो हम उसके हर निर्णय में वाहवाही करने लगते हैं। जैसे आरएसएस है। आरएसएस का क्या होता है कि जब भी कहीं चुनाव पार्टी जीत जाती है, दिल्ली में चुनाव इस बार कांग्रेस भाजपा जीत गई, तो बहुत बड़े बड़े बैनर न्यूज लगाए गए, तमाम बड़े, आरएसएस ने इस बार कमाल कर दिया, हरियाणा में कमाल कर दिया, महाराष्ट्र में कमाल कर दिया। आरएसएस लग गई इसलिए ये जीत गए। जबकि पिछले 27-28 साल से दिल्ली में हार रहे थे ये लोग। 14-19 मतलब केंद्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े चुनाव जीते, लेकिन दिल्ली अपने हार जा रहे थे वो। तो फिर वो, और दिल्ली में आरएसएस का एक गढ़ है, उसका अपना हेडक्वार्टर है, नागपुर में उसका एक हेडक्वार्टर है। नागपुर भी चुनाव हार जाती है, और दिल्ली में लगातार चुनाव हारती रही। तो जैसे वो आरएसएस की कहानी है, उनके बारे में एक बड़ी रहस्यमय सी स्थिति है एकदम। अभी तो खैर 7 स्टार होटल उनका कार्यालय हो गया है, बहुत बड़ा, 3 बिल्डिंग बन गई है, और सैकड़ों कमरे और क्या क्या डिस्पेंसरी तक का इंतजाम किया गया है। लेकिन खैर उन लोगों का अपना वो है। कांग्रेस पार्टी चूंकि 22 साल चुनाव हारती जा रही है, निश्चित तौर पर उसमें ये मानना गलत होगा कि उसकी गलती नहीं है। गलतियां हुई हैं, और गलतियों के कारण चुनाव हारती जा रही है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, और उस वक्त वो खलनायक बन गए थे। खुद उनके बिरादरी, घर परिवार, गांव में भी उनका विरोध हो गया था। और उस वक्त मैंने
तमाम मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव को इस चुनाव में 50 सीट भी नहीं मिलेगी, 47 सीट आई थी बाद में। वो एक ऐसा मौका था जब कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती थी। अगर कांग्रेस पार्टी उस वक्त अकेले चुनाव लड़ी होती तो अखिलेश यादव की सीटें 47 से घट करके 25, 26, 27 हो जाती और कांग्रेस पार्टी की सीटें 70, 80, 90 कुछ भी हो सकती थी। लेकिन उसमें डूबते हुए जहाज पर कांग्रेस पार्टी बैठ गई और समझौता कर लिया। इसी तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में आनंद जी आपको बता रहा हूं, 15-16 समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन करने को तैयार थे, लेकिन अचानक समझौता हो गया। जब समझौता हो गया तो वो लोग नहीं आए, फिर वहीं रह गए। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी केवल 6 सीट जीती और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई। ये हो सकता था कि 37 और 6 की जो गिनती है ये पूरी नहीं होती, लेकिन अकेले चुनाव लड़के बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती होती और 25 से 30 के बीच में उसका आंकड़ा हो सकता था और समाजवादी पार्टी का आंकड़ा कुछ और बदल सकता था। तो इस तरह के निर्णयों की गलती मैं देख रहा हूं। मेरा पता नहीं ये कहना उचित है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो अपनी तरफ से बात करता हूं और मेरे अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं उसको मैं व्यक्त करता हूं। ये जो अभी तमाम निर्णय हो रहे हैं, अभी ये पहली लिस्ट है। अभी जिन नामों का आपने जिक्र किया है, बीवी श्रीनिवास का, जिग्नेश मेवाणी का, इस तरह के लोगों का, अभी एक दूसरी लिस्ट मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में और आनी चाहिए और उस लिस्ट में कई लोग महामंत्री होंगे और कई लोग सचिव होंगे। इस लिस्ट में कुछ लोग प्रभारी बनाए गए, कुछ लोग महासचिव बनाए गए हैं। प्रभारी इंडिपेंडेंट एक सचिव से ऊपर और महासचिव के नीचे एक वहां की व्यवस्था है। फिर ये प्रभारी जो होते हैं बाद में ये राष्ट्रीय महासचिव हो जाते हैं। अभी अगली लिस्ट का जरा और इंतजार कर लिया जाए कि अगली लिस्ट में कौन कौन लोग महासचिव होते हैं, कौन प्रभारी होते हैं और नेशनल सेक्रेटरीज में जो नियुक्तियां होनी है वो कौन लोग होते हैं। इसके अलावा मीडिया में भी परिवर्तन वहां पर शायद होने की उम्मीद लोग करते हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट और प्रवक्ताओं वगैरह में भी कुछ एडिशन हो सकता है या परिवर्तन हो सकता है। उसकी लिस्ट भी आने का हम लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए। कुछ प्रदेशों के अध्यक्षों का बदलाव भी हो रहा है। भक्तचरण दास मेरे दोस्त हैं उड़ीसा में। मैं और भक्तचरण दास एक कमेटी में एक साथ हुआ करते थे। सुबोध कांत सहाय, श्रीकांत जैना, भक्तचरण दास और हम, इस तरह के लोग एक जनता दल के जमाने में एक 10 लोगों की कमेटी थी और हम 10 और BR पाटिल जो विधान परिषद के वाइस चेयरमैन रहे कर्नाटक के, यादव रेड्डी जो जयपाल रेड्डी के भाई थे, इस तरह के, और कैप्टन विक्रम सिंह। तो मैं कह रहा था आनंद जी, भक्तचरण दास का निर्णय मेरी निगाह में बड़ा अच्छा निर्णय है। भक्तचरण दास वो व्यक्ति है जिसने काला हाडी को देश की दुनिया के पर्दे पर पहुंचाया। काला हाडी का उनका आंदोलन और काला हाडी की खराब परिस्थितियों का वर्णन और वहां के लिए लगातार संघर्ष करना उनका एक बहुत बड़ा काम था। चुनाव भी जीते, केंद्र के मंत्री भी रहे, संघर्षशील और जुझारू भी हैं और बेसिकली वो एक कार्यकर्ता टाइप के आदमी है और एक्टिविस्ट टाइप के व्यक्ति हैं वो। तो वो निर्णय भी मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के हित में जाएगा। उनको अगर हटाया नहीं गया बीच में से, अगले चुनाव तक रखा गया, तो अगला चुनाव उड़ीसा में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह के बहुत सारे निर्णयों का अभी कुछ के इंतजार हो रहा है, उन निर्णयों को देख लिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी भी भंग पड़ी हुई है, जिला अध्यक्ष वगैरह सब भंग है। इस पर अभी निर्णय इस पर आना बाकी है। तो उत्तर प्रदेश तो 1/6 से ज्यादा संसद का क्षेत्र है। इन सब फैसलों को जब देखना पड़ेगा। बिहार में क्या रणनीति बनती है, क्योंकि दोनों मिला के 120 सीट हो जाती है, इस पर क्या क्या निर्णय होता है, इस पर अभी ज्यादा देखना पड़ेगा। बिहार में किस तरह के समझौते होते हैं और कांग्रेस पार्टी झुक के समझौता करती है या कैसे करती है और वहां क्या हालात बनते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, वहां राहुल गांधी पद यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का शायद अब फोकस बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों पर विशेष रूप से है। वो पदयात्रा का कोई कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। जब पदयात्रा का उनका कार्यक्रम तो दिल्ली में भी बना था और दिल्ली वाली उनकी पदयात्रा पता नहीं क्यों रद्द हो गई थी। ये 3-4 महीने पुरानी बात है। अगर वो पदयात्रा उनकी हो गई होती और दिल्ली में एक माहौल गरमा दिया होता और उसी से चुनाव उठ जाता और वहां से लगातार चुनाव की लड़ाई जारी रहती, तो शायद दिल्ली के परिणाम भी कुछ और हो सकते थे। क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का अपना आधार है और पुराना इतिहास है और दिल्ली में कांग्रेस का किया हुआ काम सबको याद भी आता है कि जो भी काम है उसी ने किया है। तो बहुत ये सब गलतियां क्यों होती है, किस लेवल पर होती है, कौन गलती करता है। और जैसे दिल्ली है, दिल्ली के चुनाव में हमारा नेतृत्व कुल 2 जगह गया, 2 या 3 जो चुनाव क्षेत्रों में। तो जब कोई नेता कोई 2 ही 3 चुनाव क्षेत्र में जाता है, तो एक मैसेज ये चला गया कि इसका मतलब बाकी 67 जो क्षेत्र है उसका कोई महत्व नहीं है। तो चुनाव की हार की अपने आप गारंटी हो जाती है। ये सब चीजें जरा मुझे आनंद जी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। राहुल जी ने ये कहा है कि संगठन में बदलाव होगा और अभी जो पीछे रायपुर में मीटिंग हुई थी,
तब यह तय हुआ था कि नहीं क्या बेलगई में जो मीटिंग हुई थी तो वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा था कि एक 100 दिन का संगठन के बारे में परिवर्तन का एक अभियान चलाना चाहिए और संगठन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। वो 100 दिन होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि और कांग्रेस पार्टी क्या क्या निर्णय करती है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि एक डिबेट आपको फिर करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग कहीं ज्यादा सही तरीके से उसका आकलन कर सकेंगे। जी आनंद जी।